भाई मेरे प्रधानमंत्री मोदी की ही ये गारंटी है, जिसने देश को दो बार स्थायी सरकार देने का काम किया। 2014 से बड़ी जीत 2019 में और 2019 से बड़ी जीत अब 2024 में हम लोग देखेंगे। ये मोदी की गारंटी, यही वो विश्वास है। और ये वही विपक्ष है जिन्होंने 14 में भी एकजुटता का प्रयास किया, 19 में भी किया, दोनों बार मुंह की खाई। बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। बिहार में जिस तरह से लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने जो फैसले लिए हैं, उन फैसले से कहीं ना कहीं उनके चाचा पशुपति पारस की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर ही आई। लेकिन देखा गया कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस अलग रुख अपना सकते हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसके बाद से यहाँ पर यह भी देखा गया है कि पशुपति पारस ने भी स्थितियां साफ कर दी हैं। चिराग पासवान ने स्थिति साफ की कि अगर उनके चाचा उनके साथ आना चाहते हैं, हमारे घर में आज भी बड़े लोग फैसला लेते हैं, तो वह फैसला बदल सकते हैं। और पशुपति पारस ने अब एक बड़ा संकेत दे दिया है कि वह कहीं भी नहीं जाएंगे। 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, एनडीए को ही वह समर्थन देंगे, चाहे यहां पर जो दल हो वो कोई भी दल हो, बीजेपी हो चाहे लोजपा हो, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ही क्यों ना हो। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में पशुपति पारस अब सब कुछ भुलाकर अपने भतीजे के साथ खुले तौर पर नहीं, लेकिन यहां पर एक संकेत देते हुए उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रांशी जी, अगर हम पूरे माहौल को समझें तो पशुपति पारस का ऐसा लगता है इससे घर वापसी उनकी हो रही है, क्योंकि एक तरीके से उनके हाथों से पूरा संसार उनको उजड़ता हुआ दिखाई पड़ा। आप देखें कि जिस तरह से जब तक ये सहमति नहीं बनी थी कि चिराग पासवान को कितनी सीटें बिहार के अंदर दी जाएंगी, उससे पहले तक पशुपति पारस जो थे वो ड्राइविंग सीट पर नजर आते थे। आपको याद होगा कि हाजीपुर सीट को लेकर जब भी बात होती थी, कहते थे कि भाई इस सीट के ऊपर तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा, और तमाम बार इसको लेकर उन्होंने बातें की। लेकिन जब सीटों को लेकर कह सकते हैं कि जब फाइनलाइज चीज़ें हुई, जब सीट शेयरिंग हुई, उसमें पता चलता है कि चिराग पासवान के हिस्से जो है 5 सीटें आ जाती हैं। यानी कि एक तरीके से बीजेपी का सारा फोकस जो है वो चिराग पासवान की तरफ चला जाता है। पशुपति पारस जो इस उम्मीद में थे कि 2-3 सीटें उनको ज़रूर मिलेंगी, एक भी सीट बीजेपी की तरफ से उनको नहीं मिलती है। उसके बाद वो बगावत भी करते हैं, तुरंत इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं कि जो एक नियम होता है, जो मर्यादा होती है वो नहीं रखी गई और मुझे दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इंडिया गठबंधन में भी जाने की उनकी लगातार बातें होती रहीं, लेकिन वहाँ से भी उनको निराशा हाथ लगी। अब उनके जो सुर हैं, उनके जो तेवर हैं, वो काफ़ी ढीले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक तरीके से कहें कि वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान का साथ या सहमति उनके साथ में देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊँगा और बिहार के अंदर जो 40 की 40 सीटें उस पर एनडीए का कब्जा होगा। आप देखिए किस तरह से राजनीति अपने रंग बदलती हुई नजर आती है। कल तक पशुपति पारस के तेवर बड़े तीखे थे, बड़े कड़े नजर आते थे। वही पशुपति पारस जब उनके हाथ में कुछ नहीं आया, उनको लगा कि मेरे हाथ से राम और माया दोनों चली गई हैं, तब उनको एक बार फिर अपने भतीजे की याद आई, एक बार फिर बीजेपी की याद आई और वो बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई एनडीए का जो कुनबा है वो बिहार के अंदर 40 की 40 सीटें जीतने वाला है और मैं उनको पूरा समर्थन दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनको समझ में आ गया है कि अगर इंडिया गठबंधन में भी अगर वो जाते हैं तो कोई बहुत तवज्जो उनको नहीं मिलेगी। इससे बेहतर तो यही है कि लौट के वो घर को आए और अपने भतीजे के साथ मिलकर कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में एक आध सीट पर, क्योंकि अभी जो 5 सीटें हैं वो पूरी तरह से फाइनलाइज हो गई हैं। जमुई सीट पर कल पीएम मोदी जी ने जाकर भाषणबाजी भी की है। वहाँ पर जो अरुण भारती हैं, बहनोई हैं चिराग पासवान के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि इन 4-5 जो सीटें हैं उसमें से कोई एक सीट पर प्रत्याशी यहाँ पर बदलता हुआ नजर आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रांशी जी कि जब से बीना देवी का नाम दोबारा इस लिस्ट में शामिल है, बहुत सारे लोग जो कह सकते हैं कि एलजेपी के हैं वो भी नाराज़ हैं। और आपको याद हो कि कई लोगों ने जो इस्तीफा तक दे दिया। तो ऐसे में हो सकता है कि पशुपति पारस की यहाँ पर वापसी हो और किसी एक सीट के ऊपर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए।
देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अमन जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, बीना देवी की बात कर ली जाए तो खुद चिराग पासवान भी उन पर बात खुलकर रखते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर चिराग पासवान का वो बयान सुना देते हैं जो बीना देवी को लेकर वह अपनी बात रखे थे और पार्टी में जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं उनको लेकर भी उन्होंने बात रखी। सुनिए जरा। भाई, मेरे प्रधानमंत्री मोदी की ही ये गारंटी है जिसने देश को दो बार स्थायी सरकार देने का काम किया। 2014 से बड़ी जीत 2019 में और 2019 से बड़ी जीत अब 2024 में हम लोग देखेंगे। ये मोदी की गारंटी, यही वो विश्वास है और ये वही विपक्ष है जिन्होंने 14 में भी एकजुटता का प्रयास किया, 19 में भी किया, दोनों बार मुंह की खाई। आज की भी तारीख में इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि मैं इस बात को कबूल करता हूँ। आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और ये बात का एतराज़ मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। इस बात को मैंने ही कहा। पर ये वही बीना देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी माँ से निरंतर मुलाकात ये करती रहीं, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रहीं। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं हैं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है। उन्होंने तब लगाना शुरू किया। इनसे मैं ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि इन्होंने ईमानदार एक पश्चाताप इन्होंने किया और पार्टी ने उसको कंसिडर किया। राजनीति में एक बड़ा दिल रखना भी ज़रूरी है। जब आप लंबी राजनीति की सोच रखते हैं, छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में हर वो व्यक्ति, भूल इंसान से ही होती है, बट अगर उस भूल को समय रहते सुधार लिया जाए, ऐसा नहीं कि भैया सारे दरवाजे खटखटा दिए और अब कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप समर्थन देने की बात करते हैं, इसको मैं नहीं मानूँ। पर हाँ, जो समय रहते जो वापस आ गए। और हाँ, इतना मैं पुनः बोलता हूँ, वीना जी यहाँ हैं और मैं संभवतः उम्र भर इनसे वो शिकायत रखूँगा कि आपने ऐसा क्यों किया था। पर आज अब ये आई हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है आज की तारीख में पार्टी से ऊपर। चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आए ये तो आपने जाना ही, लेकिन बात यहाँ पर जो सुर बदल रही है पशुपति पारस की, इन पर भी जरा गौर कर लेते हैं। पशुपति पारस को जिस तरह से दरकिनार कर दिया गया एनडीए गठबंधन में, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में यहाँ पर पशुपति पारस त्यागपत्र तक देते हुए नजर आए थे। सुनिए जरा उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं।
जिस तरह से पशुपति पारस ने उस वक्त त्यागपत्र दिया, लेकिन अब देखा जाए तो वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई भतीजे प्रिंस राज के साथ, और उस वक्त जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि एनडीए गठबंधन को समर्थन देंगे पशुपति पारस, 40 की 40 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी का समर्थन रहेगा। लेकिन उस दौरान यहां पर पशुपति पारस ने यह साफ कर दिया कि वो एनडीए के सभी दलों का समर्थन करेंगे, सीट किसी की भी हो हम सपोर्ट करेंगे, हम नीति के साथ चलने वाले लोग हैं, अगर हमारा किसी से विरोध है तो उसे हम सार्वजनिक नहीं करते। यानी कि यहां पर उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य तो सिर्फ ये है कि एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी नजर आए, मोदी जी की ही सरकार बने। तो अब यहां पर जो सीट बदलने की बात आपने कही है, चिराग पासवान जो बार बार कहते हुए नजर आए पशुपति पारस की वापसी पर कि फैसला वही लेंगे, अब तो वह कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन सीटों के बदलाव की बात कर ली जाए, हाजीपुर सीट ही ले लीजिए, हाजीपुर सीट को लेकर दोनों में यहां पर सियासी जंग हमने देखी, लेकिन उस सीट पर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और दूसरी ही तरफ देखा अपने जीजा को उन्होंने जमुई सीट से उतार दिया, जहां से वह खुद सांसद बनते हुए देखे गए। बचती हैं यहां पर 3 सीटें, वैशाली हुई, खगड़िया हुई और देखा जाए समस्तीपुर हुई। तो यहाँ पर देखा जाए समस्तीपुर सीट जिस पर प्रिंस राज भी दाव लगाने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आए। ऐसे में क्या यहाँ पर माफ कीजिएगा, क्या चिराग पासवान एक बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं हाजीपुर सीट के लिए? जी, ये तो नहीं होगा कम से कम, क्योंकि इसी की पूरी लड़ाई थी। और इस पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने भी ये बात कही थी कि भाई आप जो कह सकते हैं कि एलजेपी है, आर और आर एलजेपी जो है, दोनों मिलकर एक साथ हो जाइए, विलय कर लीजिए, एक पार्टी बन जाइए और हमें 5-6 सीटें देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस उस समय भी टस से मस नहीं हुए। अब जबकि बीजेपी पूरी तरह से चिराग पासवान के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है, तो यहाँ पर पशुपति पारस के लिए समस्या ये है कि अब उनके हाथ से बना बनाया साम्राज्य छिन गया है। और यही बात है कि उनके सुर जो है वो अब नरम पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब क्या जो चिराग पासवान ने कहा था कि अगर वो आते हैं तो हम स्वागत करेंगे और जो बड़े हमारे घर में फैसला करते हैं, तो क्या अब वो इस भूमिका में नजर आने वाले हैं? क्योंकि ये तक खबर है कि हो सकता है बीजेपी या एनडीए की तरफ से उनको किसी राज्य का राज्यपाल भी बना दिया जाए, वहीं प्रिंस राज को जो है बिहार कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाए। तो अभी कई तरह की चीज़ें जहां पर उनको जो है एक तरीके से शामिल कराया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि पशुपति पारस जो अब तक लगातार तीखे हमले कर रहे थे, तीखे सुर दिखा रहे थे, तीखी जो बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब पूरी तरह से वो शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि एनडीए के अलावा उनका फिलहाल कोई कहीं पे मददगार है नहीं। तो ऐसे में अगर एनडीए के साथ वो रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बेहतर मिल जाएगा। कुछ नहीं तो राज्यपाल तो कम से कम कहीं ना कहीं के वो बनी जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो अपने आप को बैकफुट पे लेकर आए हैं और यहाँ से एक संभावना बन रही है कि चिराग पासवान भी उनको एक जिम्मेदारी आने वाले दिनों में देते हुए नजर आए। क्योंकि पशुपति पारस कुछ भी कह लीजिए, आखिर हैं तो चिराग पासवान के चाचा ही, और लगातार वो यही बात कहते रहे हैं कि परिवार हमेशा परिवार होता है। और अगर वापस आते हैं तो जाहिर बात है कि उनको जो उनकी भूमिका है, क्योंकि घर के बड़े हैं, तो उनको उस भूमिका में रखा जाएगा। अब देखना होगा चिराग पासवान उनको किस भूमिका में रखते हुए नजर आते हैं। वाकई ये जो भूमिका होगी इस बार चाचा पशुपति पारस की, जो काफ़ी ज़्यादा अहम होगी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को क्या कोई अहम जिम्मेदारी देते हैं या फिर नहीं। जाने से पहले यहाँ पर एक और वो बड़ा बयान सुनाना चाहते हैं जब चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर अपनी बात रखे थे, सुनिए जरा। आप सबके सामने है, मैं बहुत स्तर पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी राजनीतिक लड़ाई एक तरफ, घर परिवार पार्टी को लेकर मेरी लड़ाई पिछले 2-2.5 सालों से आप सबके सामने है। मेरी जिंदगी सही मायनों में एक ऐसी खुली किताब है जिसका हर एक पन्ना मुझसे बेहतर बाकी सब ने पढ़ा है। कब मेरे साथ धोखा हुआ, कब मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, कब परिवार में टूट, कब पार्टी में टूट, और उसके बाद का मेरा संघर्ष कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपा। ऐसे में आज जब हाजीपुर जा रहा हूं, उस लड़ाई के तहत एक और जीत को हासिल करने, और सही मायनों में मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे उनके नाम के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। पर आज जब पार्टी को कहीं ना कहीं इस पड़ाव पर सफलता हासिल हुई है, उसको और मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाने वहां जा रहा हूं। पर हाँ, जमुई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चाचा भतीजे की ये जोड़ी क्या एक साथ नजर आएगी। सार्वजनिक तो वह अपने मनमुटाव को नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि पशुपति पारस के सुर क्या वाकई में चिराग पासवान बदल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिए उसके बाद से यहाँ पर एक बड़ा असर तो देखने को मिला है। एनडीए को वह समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये देखना भी काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।